आज जो मुझे महत्वपूर्ण घोषणा करनी है और जो यूपी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है वह SGPGI लखनऊ में ये हम एक पार्टनरी केयर हेल्थ सेंटर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है जो अनुसंधान, इन्वेस्टमेंट और सुपर स्पेशलिटी और जो भविष्य उन्मुख एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के लिए मुझे लगता है कि यह यूपी का तो पहला सेंटर है ही जिसमें हम लोग 859 करोड़ रुपए पहले चरण में उपलब्ध करवा रहे हैं SGPGI को, जिसमें निर्माण के लिए 359 करोड़ और 500 करोड़ रुपए उनको इक्विपमेंट के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और ये भारत का पहला ऐसा अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर होगा जो SGPGI में उपलब्ध होने जा रहा है, जिस कार्य को हम लोग यहाँ पर इस व्यवस्था के साथ जोड़े हैं। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है, 102 के लिए की है। अयोध्या धाम में 500 बेडेड के एक हॉस्पिटल के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में अलग से की है, जिसमें ट्रॉमा के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी की भी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हो सके। यह इस बजट में हम लोगों ने इसको यहां पर की है। 27 मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास की व्यवस्था और अन्य कार्य के लिए, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर के लेवल 2 के लिए भी धनराशि की व्यवस्था का कार्य हम लोगों ने इस बजट में किया है। हम लोगों ने युवा सशक्तिकरण के लिए भी युवा कल्याण विभाग के माध्यम से पहले से युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने 96,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। अब ग्रामीण लीग के मैच भी प्रारंभ हो गए हैं। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम, ये सभी चीजें तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी हैं और पर्याप्त धनराशि इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में आज उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि जब हम लोग जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं और 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो आप इस बात को कहते हैं। पिछली बार आपने फिर प्रश्न किया था कि क्या इनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सुविधाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन वह व्यक्ति आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का जीवन जी रहा है। इस सरकार के लिए भी, हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए गौरव की बात है और इसको डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की है। आज हम लोग इस दिशा में प्रयास हुए हैं और वह कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से जो इंस्पेक्टर राज के स्थान पर आज यह विभाग फैसिलिटेटर कार्य संस्कृति के रूप में काम कर रहा है। आपके यहाँ तो तमाम प्रकार से उनको इंडस्ट्री को परेशान किया जाता था, हतोत्साहित किया जाता था। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिकों के लिए ईज ऑफ क्वालिटी लिविंग की व्यवस्था की दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। परिणाम क्या है? कारखानों की संख्या प्रदेश के अंदर पहले की तुलना में इन 8 वर्षों 9 वर्षों के अंदर दुगने से अधिक, यानी जो 14,000 की संख्या थी आज वो बढ़कर के 31,000 से अधिक कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़े हैं। और पिछले 2 वर्ष में पूरे देश के अंदर कारखाने स्थापित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसने सर्वाधिक कारखाने प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। और प्रदेश इस दिशा में काफी अच्छा कार्य इस दिशा में प्रदेश ने किए हैं। तमाम अन्य, मैंने अटल आवासीय विद्यालय के बारे में विस्तार से उस दिन यहाँ पे कहा था और मैं एम्प्लॉयमेंट जोन के बारे में पहले से इस बारे में कह चुका हूँ। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी प्रदेश ने काफी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनके काफी अच्छा प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसमें भी उत्तर प्रदेश ने 38,501 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र में आपने जब इसकी बात की थी तो मैंने विकसित भारत जी राम जी की बात आपको पहले बताई थी, लेकिन लखपति दीदी योजना के साथ ही बीसी सखी
और अन्य स्कीम के माध्यम से वीसी सखी की स्कीम यह कोविड कालखंड में हम लोगों ने प्रारंभ की थी। आज प्रदेश के अंदर जो वीसी सखी काम कर रही हैं 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का इनके द्वारा लेन देन किया गया है, बैंकों में किया गया, और बैंकों से जिनको कमीशन मिला है वह 109 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी इन्होंने उसके माध्यम से कमाया है। विद्युत सखी के रूप में काम करने वाली जो सखियां हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 2,867 करोड़ रुपए का, और महिला स्वयंसेवी समूह के रूप में 204 टीएचआर प्लांट इस पर भी काम कर रहे हैं, और 2000 से अधिक प्रेरणा कैंटीन कैफे भी प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं। हमारी जो आगामी योजनाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। और इस बजट में हम लोगों ने प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर हमने गत वर्ष 5 ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। इस बार 2 नए मिल्क प्रोड्यूसर हम एक प्रयागराज में और एक लखनऊ में गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है, और उस बजट के इसके माध्यम से यह कार्य आगे बढ़ा है। वह यह भी हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, ये पेंशन की राशि है। दिव्यांगजन पेंशन आपके समय में कितना मिलता था राजभर जी? 300 इनके समय में 300 इनको 300 लोग देते थे, और 300 लोग 300 रुपये आप देते थे। आप लोग उपदेश देते हैं दोस्तों को, लेकिन अपने आप पैसा नहीं देंगे किसी को। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो और निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की 1 करोड़ 6 लाख लाभार्थी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। 12,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं, और इस राशि को भी बढ़ोतरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। ये कार्यक्रम भी इसके साथ होंगे, और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है। अब ये बीच में बाबूगिरी नहीं होती है। दूसरा, बेटी की शादी के लिए, यानी हम लोगों ने पहले व्यवस्था क्या की? पहले व्यवस्था तो आपके समय में कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वह चल रही, बेटी के जन्म से लेकर के और उसके शादी योग्य होने तक 25,000 रुपए का पैकेज हम उसको दे रहे हैं। 26 लाख बेटियां उससे लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उसके साथ थी। पहले चरण में हमने 31,000 रुपए दिए थे, बाद में उसको राशि बढ़ाकर 51,000 किया, और अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख रुपए हम लोगों ने कर दिया है। और यह राशि जो वार्षिक आय पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर के 3 लाख किया जा रहा है, यानी 3 लाख रुपए तक की परिवार का कोई भी व्यक्ति आकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस योजना से वह लाभान्वित हो सकता है। इसको हम करेंगे और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पहले आय सीमा अब तक 2 लाख रुपए थी, हम इसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय स्थापना के कार्यक्रम और 4 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हों, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी है। हम लोगों ने कोविड कालखंड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की स्कीम जारी की थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम के अंतर्गत यूपीएससी में 59, यूपी पीसीएस में 136, नीट आईआईटी जेई में 771 बच्चों का चयन हुआ है इस कोचिंग के माध्यम से, जिन बच्चों ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट में 3,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी।
पांडे जी, जब आपकी सरकार थी ना, या पैसा केवल 1500 करोड़ के आसपास था, आज ये उससे दुगने से अधिक हो गया है। और हम लोगों ने यहां पे इस बजट में विवाह अनुदान की राशि को भी इसके साथ यहां पे इसकी धनराशि की व्यवस्था की है। ओबीसी छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य स्कीम के अंतर्गत भी यहां पर इस व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने का काम यहां इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है, क्योंकि डीजल का खर्चा उठा पाने में वो परिवार सक्षम नहीं हो पाता था, सभी परिवार नहीं हो पाते थे। तो अब ऐसी ट्राइसाइकिल डेवलप करने के लिए जहां पे पावर प्लग में रखकर, ये सिंपल प्लग में भी जहां मोबाइल फोन चार्ज हो सके, उसी से उसकी ट्राइसाइकिल चार्ज हो सके और फिर वो स्कूल तक पहुंच सके, इसके लिए वह ट्राइसाइकिल हम उन बेटियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे वे स्कूल जा सकें। और इसके लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहां पर की है। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, इसके शैक्षणिक भवन, इंडोर स्टेडियम आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था की है, वेतन मद के लिए धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य कार्यों के लिए भी इस पूरे उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे धनराशि की व्यवस्था की है और प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के दिव्यांग जनों से संबंधित विद्यालयों के निर्माण के लिए भी कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर करने का व्यवस्था की गई है। दिव्यांग जन भरण पोषण योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए हम लोगों ने 1470 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में किया है। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण, हर विधानसभा क्षेत्र में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम लग सके, इसके लिए भी 38 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके साथ किया गया है। और परिवहन निगम की बस में निःशुल्क यात्रा दिव्यांगजन कर सकें, इसके लिए 41 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विभाग दे सकें दयाशंकर जी को और तभी उनको बस यात्रा करा सकें। अन्यथा पता लगा कि दयाशंकर जी कभी चेक करने जा रहे हैं तो उनके शैक्षणिक पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उनके चिकित्सा के लिए, यानी कॉन्क्लाइन इम्प्लांट होता है। आपने देखा होगा कानपुर की एक बेटी विधान भवन के सामने बैठी हुई थी, मुझे न्यूज़पेपर से जानकारी मिली कि वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आई थी। वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। मैंने फोन किया भी, मैंने सुना है कि कोई कानपुर से कोई बेटी आई है, क्या मामला है उनका, पूछो। कहा वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, लेकिन वो लिख सकती है और उसने चित्र बनाया था एक, उसी के माध्यम से वो। मैंने कहा उनके माँ बाप के साथ उनको लेके आओ। आए, बाकी जो सुविधाएं हो सकती थी सरकार का दायित्व भी है, हमने उसकी जाति नहीं पूछी। उसने अपना पता चूंकि स्वयं लिख के दिया था तब मुझे कानपुर मालूम है, अन्यथा ये भी नहीं होता। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसी पेपर में जब मैंने देखा कि उस बेटी का अब कॉन्क्लेट इम्प्लांट हो गया है और अब वो बोल पा रही है। देखिए ये सुविधा है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार ने इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। महोदय, ऊर्जा की बड़ी बात होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं आप लोग करते हैं, बहुत बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए, घेरते हैं आप हमारे ऊर्जा मंत्री को। ऊर्जा मंत्री हमारे 88 बैच के आईएएस हैं, और उनको अनावश्यक रूप से लोग तंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो कार्य हुआ है
याद करें, मैं देख रहा हूं उनको अनावश्यक घेरते हैं आप। लेकिन आपके समय में जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होता उस समय होता था, यानी शुरू से लेके अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहां पर एनटीपीसी के माध्यम से यूपी के अंदर जो भी पावर जनरेट होता था, स्वाभाविक रूप से हाइड्रो का नहीं था, लेकिन जो भी थर्मल पावर के भी पावर प्लांट थे, यहां पर कुल 7,169 मेगावाट ये आपके समय तक कुल होते थे। ये आपके द्वारा नहीं किया गया था, ये होते थे। लेकिन हम लोगों ने इस क्षमता को बढ़ा करके पहले चरण में 11,595 मेगावाट किया, और जिसमें बहुत शीघ्र तैयार हो चुके हैं लगभग, उनमें 6,541 मेगावाट के नए प्लांट हैं। अब उत्तर प्रदेश में 18,136 मेगावाट की अपनी स्वयं की स्रोतों से पावर जनरेशन की क्षमता हमारे पास होगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मैं सोलर सिटी और इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। देखो कितनी अच्छी स्कीम है, हर व्यक्ति आत्म ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकता है, और उस स्कीम का लाभ कैसे ले सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने जो क्षमता अर्जित की है, 1.29 गीगावाट की सोलर क्षमता अर्जित की है। और आपके समय में चूंकि बिजली नहीं देते थे, और ठीक कहा ऊर्जा मंत्री ने कि आपके समय में तो बिजली के तारों में लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे, लेकिन अब जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की बिजली की सप्लाई हो रही है। आपकी पीड़ा यह नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, आपकी पीड़ा यह कि बिजली क्यों आ रही है, क्योंकि जो आप लोग कारनामे करते थे रात्रि में, वो कारनामे बंद हो गए। लाइट रहेगी कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जगा रहेगा, इसलिए आपकी परेशानी हुआ है। और उस परेशानी के नाते आप लोग हमेशा इन चीजों पर वो करते हैं, हमेशा आपके द्वारा ये चीजें तैयार की जाती हैं। बाकी चीजें तो काफी चीजें यहाँ पर, मैं यहाँ पे राज्यपाल जी के भी भाषण के समय मैंने यहाँ पर बहुत सारी मुद्दों पर बात की थी, और मैं इस अवसर पर इस बात को जरूर कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य योजना एक तैयार करवाई थी, इस बार 4 विभागों ने अपनी कार्य योजना को सदन में अनुदान की मांगों के माध्यम से प्रस्तुत भी किया, और इस कार्यक्रम को हर विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हर विभाग की कार्य योजना 15 मई तक तैयार हो जाए। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई जो भी मांगे हैं क्षेत्र की, जनपद की, ये अभी से आप लोगों को क्रिएट करनी चाहिए, देनी चाहिए, सभी माननीय सदस्यों को देनी चाहिए, जिससे समय पे पैसा स्वीकृत हो सके और समय पे पैसा जारी भी हो सके और उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सके। आपने देखा होगा, उसको हम लोगों ने समय पे जारी किया। हर जनपद और हर विधानसभा में कुछ न कुछ कार्य जरूर गया है, हर जगह गया है, और उस कार्य का आज तो दिखाई देता है कि कार्य कैसे होना चाहिए। कनेक्टिविटी के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने पहले भी कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने वाली ये सरकार पहली सरकार है जिसने इतना पैसा उस रूप में खर्च किया है, और उस खर्च का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक विकसित भारत का विकसित प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। मैं आभारी हूं चेयर का भी, और धन्यवाद दूंगा इस पूरे सदन को, दोनों पक्षों के सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से आप विरोध में आपको बोलना ही बोलना है, अगर आप पक्ष में बोलने लग जाएंगे तो हमारी कुंद को कम कर देंगे, हमारी धार को ही कम कर देंगे। आपको विरोध में बोलना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर बोलें, अच्छे सुझाव देंगे तो हम उनको नोट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नोट करते हैं और उसके अनुसार हम फिर उसको क्रियान्वित करने का काम भी करते हैं।
आपने तहसीलों की बात की, मैं मानता हूं इस बात को, और नमामि गंगे, दो मुद्दों में जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, तहसील के राजस्व संग्रह, राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद थे, मैंने उस दिन भी कहा था, राजस्व से जुड़े हुए विवाद क्या है? पैमाइश के, नामांतरण के, वरासत के, लैंड यूज के, ये सभी विवाद आते हैं। 17 में जब हम लोग आए थे तब पांडे जी हमारे पास मामले थे, 34 लाख मामले पेंडिंग थे यूपी के अंदर, 34 लाख। हम लोगों ने इनकी समय सीमा ठीक करवाई कि पैमाइश के लिए 45 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, लैंड यूज के लिए आप 30 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, समय सीमा तय करें, समय सीमा के पहले ये सब काम होने हैं। वरासत के लिए आप 90 दिन का इंतजार क्यों करेंगे, अविवादित वरासत है तत्काल करिए। आज परिणाम क्या है? आज परिणाम है हर वर्ष एवरेज 1 लाख मामले आते हैं यूपी के अंदर। इस दौरान 9 से 10 लाख नए मामले आए, कुल मिलाकर के हो गए 44 लाख। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। ये कार्य की स्पीड होती है, स्पीड डबल इंजन सरकार की स्पीड है, और यही अंतर है साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में, यही अंतर है। और वही स्पीड के लिए ये 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर के हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी इस सदन में आए हैं। ये प्रदेश के व्यापक हित के लिए, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस देश से आप सभी का सहयोग हम प्राप्त करने के लिए इस बजट को लेकर आए हैं। मैं अध्यक्ष जी एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक नमामि गंगे के, चलिए नमामि गंगे के बारे में आपको बताऊं। नमामि गंगे की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज महाकुंभ की सफलता, सबसे बड़ी सफलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक काशी का और दूसरा कानपुर का। नमामि गंगे के पूरे रूट में गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2700 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। सबसे अधिक 5 जो राज्य हैं उनमें से यूपी में मां गंगा अपना आशीर्वाद देती है। मां गंगा और मां यमुना के कारण उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी रखता है। ये हिमालय से आने वाली नदियां ये यहां की भूमि को अत्यंत उर्वरा भी करती है। लेकिन इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत 2 उदाहरण आपको दूंगा। हम लोग नमामि गंगे परियोजना के पहले काशी जाते थे। मोदी जी के आने के पहले काशी में गंगा जल आचमन तो दूर, स्नान करने के लिए भी मान्य नहीं था। बीओडी का लेवल इतना ज्यादा था। एनडीआरएफ की जो यूनिट वहां काम करती थी, उनसे आप पूछें, जो लोग उस समय काम करते थे, वे 2 दिन 4 दिन स्नान कर लें तो पूरी बॉडी में उनके लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। जलीय जीव डॉल्फिन, गांगेय जो डॉल्फिन होती है ये सबसे संवेदनशील होती है, और ये सब समाप्त हो चुके थे। आज आप जाइए काशी में, आपको शुद्ध जल मिलेगा। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था गंगा जी के प्रति, मां गंगा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, उन्होंने उसका निर्वहन किया। आज गंगा जी का जल आचमन करने, यानी स्नान भी किया जा सकता है और आचमन भी किया जा सकता है, न केवल काशी में, प्रयागराज में भी और कानपुर में भी। कानपुर में
14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना में पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी ऑफर किया गया था, आप लोगों ने पैसा लिया नहीं, क्योंकि इसमें अकेले राज्य सरकार को ही नहीं, यानी पैसा भारत सरकार दे रही थी, लेकिन राज्य सरकार को भी अपने कुछ दायित्व निर्वहन करने थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे। आज सीसामऊ में आपने देखा होगा, वहां पे एसटीपी लगाने के बाद नाले टेप हो गए हैं, एक बूंद नहीं गिरता है, एक बूंद नहीं गिरता। उस सीवर पॉइंट को हमने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम भी डबल इंजन सरकार ने किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां गए थे। क्या यह आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कुछ भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाकुंभ की सफलता, माघ मेले की सफलता और अविरल निर्मल गंगा इस बात का उदाहरण है। हां, कुछ जगह कार्य और हो रहे हैं, ये कार्य समय पे होंगे और इनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। मां गंगा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति, भारत के नायकों के प्रति और भारत के गरीबों, युवाओं, आधी आबादी महिलाओं के प्रति और अन्नदाता किसानों के प्रति जो दायित्व डबल इंजन सरकार के हैं, ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम निभाएंगे। ये बजट उनको समर्पित है। इसके साथ ही मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतना बड़ा बजट सत्र इतने झंझावतों के बाद भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। ये विधायिका का सबसे अच्छा वो है। सचमुच आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है जो विधायक के कार्य में अनावश्यक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी कार्य योजना समय पर देंगे तो इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।